आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना एक और नया टॉपिक, छोटा सा टॉपिक है इनर्शिया एंड मास। हालांकि इनर्शिया क्या होता है अब तो आप लोग इसको जान चुके हैं। आपके लिए ये जो एक नया वर्ड है मास, ये आपके लिए अभी फिलहाल नया है। समझेंगे हम लोग, इसके बारे में भी समझेंगे, पूरा समझेंगे। टॉपिक है बेसिकली इनर्शिया एंड मास, दोनों के बारे में समझेंगे, क्या कहा जा रहा है इसमें, ये पॉइंट क्या लिखा गया है वो भी हम लोग समझेंगे। लेकिन जो कुछ हम लोगों ने पिछले वाले क्लास में पढ़ा, थोड़ा सा हम लोग उसको फटाफट 2 मिनट के अंदर रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि देखो ये चैप्टर ना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है। आपको लगेगा ना कि हर चीज तो बात एक ही कर रहा है, हर जगह पे बात एक ही जैसा आपको लगेगा कि हर जगह तो बात एक ही जैसा किया गया, फिर अलग इसमें क्या है, अलग है, बिल्कुल अलग है। मतलब कि इसमें ना थोड़ा सा कन्फ्यूजन का जो संभावना है वो बना रहेगा कि कौन सा टॉपिक क्या कह रहा था, उसका मतलब क्या था, वो किस संदर्भ में कहा गया, मतलब कि किस सेंस में कहा गया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम लोगों ने पढ़ा, और उसका नाम हम लोगों ने लॉ ऑफ इनर्शिया भी दिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया दोनों हमारा सेम चीज है क्या? बिल्कुल सेम चीज है, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोगों को इनर्शिया का भी सारा का सारा कॉन्सेप्ट नजर आता है, इसीलिए हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को भी लॉ ऑफ इनर्शिया कह देते हैं। अब सवाल है कि फर्स्ट लॉ हमारा क्या था? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहेगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन में ही रहना चाहेगा। लेकिन कब तक वो रेस्ट में रहना चाहेगा और कब तक मोशन में रहना चाहेगा? जब तक कि उसको रोकने के लिए या फिर मूव करवाने के लिए बाहर से कोई एक अनबैलेंस फोर्स ना लगा दिया जाए। यदि आप बाहर से एक अनबैलेंस फोर्स नहीं लगा रहे हैं, इसका मतलब है कि यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, यानी कि उसको किसी प्रकार का आप डिस्टर्ब मत कीजिए। यही हम लोगों ने पढ़ा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। उसके बाद हमारा था इनर्शिया। इनर्शिया भी सेम चीज कहता है, इनर्शिया बात वही कहता है, बस थोड़ा सा अपना ये घुमा के बात बोलता है। क्या बोलता है कि जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है, स्टेट का मतलब या तो रेस्ट या तो मोशन, तो जो ऑब्जेक्ट जिस रेस्ट में है वो जो ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है वो इसी स्टेट में रहना चाहेगा, वो अभी कभी भी अपना स्टेट चेंज करना नहीं चाहता है। यानी कि रेस्ट से मोशन में नहीं जाना चाहेगा और मोशन से रेस्ट में भी आना नहीं चाहेगा। यही हमारा होता है ना इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? बेसिकली किसी भी ऑब्जेक्ट का वो प्रॉपर्टी है कि वो जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रहेगा, अपना स्टेट कभी बदलना नहीं चाहेगा। यही आप लोगों ने पढ़ा था कल। चलिए, अच्छा यहाँ पे ना हमने आपको बताया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हम लोगों को एक इंसान का कंट्रीब्यूशन पढ़ना पड़ता है, गैलीलियो गैलीली जी का। उन्होंने क्या कहा था? गैलीलियो गैलीली जी के कंट्रीब्यूशन से ही न्यूटन साहब ने अपना तीनों लॉ निकाल के हमको दिया है। लेकिन सवाल है कि क्या केवल उन्होंने लॉ निकाल के दे दिया? नहीं, न्यूटन साहब का जो बेस था, अपना नियम यानी कि लॉ, उसको तैयार करने का जो बेस मिला वो गैलीलियो गैलीली जी के एक्सपेरिमेंट से मिल गया। लेकिन अब सवाल है कि क्या न्यूटन के लॉ में क्या हर वक्त आपको गैलीलियो गैलीली जी का ही कॉन्सेप्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। मतलब कि बेस वहीं से हुआ, शुरुआत वहीं से हुआ, लेकिन न्यूटन साहब ने अपना इसमें बहुत कुछ ऐड किया है, बहुत कुछ इन्होंने प्रैक्टिकली देखा है, तब जाके आपको वो 3 नियम दिए हैं। और ये 3 नियम को गलत साबित करने वाला आज तक अभी फिलहाल पृथ्वी पे कोई पैदा नहीं हुआ है जो न्यूटन साहब के इन तीनों लॉ को गलत कर दे। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई साइंटिस्ट हमारे हो जाएं जो कि ये प्रूफ करके बता दे कि न्यूटन का कोई तीनों में से कोई भी एक लॉ क्या है, गलत है, तो फिर हम लोग बात मान सकते हैं। लेकिन क्या केवल कह देने से काम चलेगा? नहीं, उसको प्रूफ भी करना पड़ेगा। तो न्यूटन साहब का जो हम लोग यहाँ पे 3 लॉ पढ़ रहे हैं, वो तीनों का तीनों लॉ उन्होंने हवा में नहीं दिया है, उनको पहले उन्होंने अपने लैब में प्रैक्टिस किया है, पूरा उसको देखा है, प्रैक्टिकल लाइफ से इसको कनेक्ट किया है, तब जाके हमको उन्होंने ये लॉ दिया है, तब जाके आज ये पूरा दुनिया उसके बारे में पढ़ता है। हम ही नहीं, पूरा दुनिया पढ़ता है उसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये आपने समझ लिया। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था इनर्शिया हमारा 2 प्रकार का होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मोशन का मतलब जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, मोशन में रहना चाहेगा। रेस्ट का मतलब, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहेगा। अच्छा, इसका एग्जांपल हमने क्या दिया था? इसका एग्जांपल हमने दिया था कि यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में कैसे रहना चाहेगा। हमने एग्जांपल दिया था यहाँ पे कार का। एक आदमी कार ड्राइव कर रहा था, कार मोशन में है तो वो आदमी भी मोशन में है। उसके सामने अचानक एक दीवार आ गया था, वो आदमी क्या किया, बहुत जोर से अपने कार का दीवार के साथ एक्सीडेंट करवा दिया।
और वो आदमी शीशा को तोड़ते हुए हवा में उड़ते हुए नीचे जाके गिरा। नीचे गिरा इसका मतलब कि देखो हर एक ऑब्जेक्ट का ना, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, हर एक ऑब्जेक्ट का अल्टीमेट गोल क्या होता है? रेस्ट। वो हमेशा रेस्ट में ही आना चाहता है, हर ऑब्जेक्ट का अल्टीमेट गोल यही होता है। वो ऑब्जेक्ट जो टकराया, शीशा तोड़ के बाहर निकला, लेकिन कुछ देर तो वो हवा में था, कुछ देर जो हवा में था वही बता रहा है कि ये मोशन में था, तो मोशन में ही रहना चाहता है हवा में। लेकिन हाँ, अल्टीमेट गोल किसी का वो रेस्ट होता है, तो रेस्ट में वो चल जाएगा बाद में। उसके बाद हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल क्या दिया था? गिलास वाला, उसके ऊपर हमने कार्ड रखा था, उसके ऊपर सिक्का रखा था, आपने जोर से इसको मारा तो सिक्का नीचे गिर गया। ये सिक्का क्या बता रहा है आपको? सिक्का ये बता रहा है कि सिक्का अभी कार्ड के ऊपर आपका रेस्ट पोजीशन में था, आपने जैसे कार्ड को हटाया वैसे दोबारा ग्लास में जाके वो नीचे बैठ गया और रेस्ट में दोबारा आ गया। तो सिंपली कहने का मतलब मोटा मोटी ये है कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है रेस्ट में रहेगा, जो ऑब्जेक्ट मोशन में है मोशन में रहना चाहेगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए, यही था हमारा इनर्शिया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे ना इनर्शिया का कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं इनर्शिया का? चलिए समझते हैं जरा ध्यान से। और ये वाला सवाल आपके बुक में भी दिया गया है, ब्लू कलर में जो बगल में आपको दिख रहा है उसमें सवाल दिया गया है। इनर्शिया बताते हैं आपको, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन आपको दोबारा एक नया एग्जाम्पल देके बताते हैं, जो कि आपके बुक में क्वेश्चन के रूप में ही दे दिया है। तो आप उसको हैंडल कीजिएगा कैसे। देखिए, आपने कभी गौर किया कि जब हम लोग बस पे बैठते हैं, आप इमेजिन करिए कि आपके सामने एक बस रखा हुआ है, बहुत लंबा बस है, अभी वो रुका हुआ है, आप गए अपने बस पे आपने बैठा और आप उससे सीट पे जाके बैठ गए। आप सपोज कर लो कि आपको पटना से दिल्ली जाना है बाई बस के थ्रू आपको जाना है पटना से दिल्ली। आप पटना के बस स्टैंड पे गए, आप वहाँ पे बस पे बैठ गए, अभी बस आपका किस पोजीशन में है? रेस्ट में है। आप बस पे बैठ गए, आप भी किस में है? अभी फिलहाल रेस्ट में है। अब चूंकि आपका बस भी रेस्ट में है, आप भी रेस्ट में है, तो आप किस में रहना चाहेंगे? रेस्ट में ही रहना चाहेंगे। तो आप आराम से ऐसे अपने सीट पे बैठे हुए थे, बस रेस्ट में था, आप भी रेस्ट में थे। चूंकि आप रेस्ट में हैं तो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे। अचानक बस क्या करता है? झटका मारता है और चलने शुरू कर देता है। आपने कभी गौर किया, जब अचानक बस चलता है तो हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं। पीछे की ओर झुकने का मतलब है कि आप दोबारा पीछे झुक के उसी पोजीशन में जाना चाहते हैं जिस पोजीशन में आप पहले बैठे हुए थे। इसका मतलब हो गया कि आप पहले रेस्ट में बैठे हुए थे, और पीछे झुकने का मतलब है कि वो आपको सिंबल दे रहा है कि आप रेस्ट में थे पहले, तो आप दोबारा रेस्ट में ही रहेंगे। तो पीछे आप ऐसे बैठे हुए थे अपने सीट पे, अचानक बस चला और आप पीछे ऐसे थोड़ा सा झटका खाते हैं पीछे की ओर। ये पीछे झटका खाने का मतलब है कि आप रेस्ट में थे, आप दोबारा उसी पोजीशन में उसी जगह पे रेस्ट में आना चाहेंगे पीछे हट के। लेकिन आपका बस क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। आप क्या होना चाहते हैं? पीछे की ओर अपने दोबारा सेम पोजीशन में आना चाहते हैं। इसीलिए जब भी कोई ऑब्जेक्ट अचानक मूव करना शुरू करता है तो आप रेस्ट में थे तो रेस्ट में रहना चाहेंगे। इसको कैसे पता करेंगे? आप थोड़ा सा आपको झटका लगेगा और आप पीछे की ओर ऐसे मुड़ जाएंगे। इस तरीके से होता है। यही सेम चीज हमारा चलते हुए बस के साथ होगा। अब आप कीजिए क्या, कुछ देर आपने ट्रैवल कर लिया, आप बस के अंदर ही बैठे हुए हैं, बस आपका जा रहा है, आपका बस जा रहा है, मूव कर रहा है, तो आप भी किस में है? मोशन में है। अब आपका बस अचानक ब्रेक मारा, आप आगे झुक जाते हैं। इसका मतलब कि आपका मोशन था आगे बढ़ना, आप मोशन में थे, आप मोशन में ही रहना चाहेंगे। लेकिन गाड़ी क्या कर रहा है? आपको रोक रहा है, ब्रेक लगा रहा है, लेकिन आप तो मोशन में थे, तो मोशन में रहना चाहेंगे ना। इसीलिए आप आगे की ओर झुकते हैं। आगे का झुकने की ओर का मतलब है, आगे झुकने की ओर का मतलब है कि आप मोशन में थे, आप मोशन में ही रहना चाहते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? आप जाके फिर बाद में अपने आगे वाले सीट से टकरा जाते हैं। वो क्या कर दिया? आपको एक अनबैलेंस फोर्स लगा दिया वो सीट, तभी जाके आप रुक गए ना। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा कि जब रेस्ट में है तो रेस्ट में आप रहना चाहेंगे, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेंगे, लेकिन कब तक? जब तक कि कोई एक अनबैलेंस फोर्स ना लगा दिया जाए बाहर से। तो जब भी यहाँ पे आप वो वाला क्वेश्चन आपका आराम से बन जाएगा, ब्लू वाला लास्ट वाला आप पढ़ेंगे तो अब यहाँ पे आपसे सवाल जब भी पूछे कि जब हमारा बस अचानक रेस्ट से मोशन में आता है तो हम लोग पीछे क्यों मुड़ते हैं? मुड़ते नहीं है, पीछे हम लोग क्यों धक्का खा जाते हैं? ऐसे हैं तो ऐसे हो जाते हैं, क्यों? तो इसका आपको बताना पड़ेगा कि हम लोग पहले रेस्ट में थे, और किसी भी ऑब्जेक्ट का ये नेचर होता है कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, इसीलिए हम लोग पीछे की ओर झुक जाते हैं
और पीछे की ओर झुकने का मतलब है कि हम रेस्ट में थे तो रेस्ट में ही रहना चाहते थे, इसीलिए हम पीछे झुक गए। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, बात समझ में आ रही है। उसी प्रकार से कोई बोले कि आप बस में बैठे हुए थे, आपका बस चल रहा था, मूव कर रहा था, आपका बस जैसे ब्रेक मारा आप आगे ऐसे झुक गए, क्यों? क्योंकि आप मोशन में थे, आप मोशन में थे तो आप मोशन में रहना चाहेंगे आप, लेकिन आपका बस क्या कर रहा है? ब्रेक मार दे रहा है। तो आप मोशन में थे, मोशन में रहना चाहेंगे, इसका मतलब कि आप लगातार आगे बढ़ते रहना चाहेंगे, इसीलिए आप इसे झुक जाते हैं। ऐसे झुकने का मतलब है कि आप दोबारा मोशन में ही रहना पसंद करना चाह रहे हैं, इसीलिए हम लोग आगे झुक जाते हैं। लेकिन अगले वाले सीट को हम लोग ऐसे पकड़ लेते हैं, नहीं तो फिर हमारा सर उसमें जाकर टकरा जाता है कभी कभार। तो जो सर टकरा रहा है वो आपके मोशन को रोक दे रहा है, एक तरीके से अनबैलेंस फोर्स लगा के। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए इसका थोड़ा सा और यदि आपको अच्छा एग्जाम्पल चाहिए, हालांकि ये सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल था हमारा इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट को समझने का। चलिए एक एग्जाम्पल आपको और बताते हैं। जाड़े के समय में जब हम लोग अपने रजाई को ओढ़ने के लिए अपने बॉक्स से बाहर निकालते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? पहले उसके धूल मिट्टी को झाड़ते हैं जाड़े के समय में। तो वो चलिए सपोज कर लीजिए कि मेरे हाथ में ना, चलिए आप इसको ऐसे समझिए, मेरे हाथ में रजाई है, सपोज कीजिए जाड़े का समय आ चुका है, तो उसको हम लोग ओढ़ने से पहले क्या करेंगे? लाठी लेके मारते हैं उसको, धूल मिट्टी पूरा एकदम, धूल मिट्टी नहीं खास करके धूल झाड़ते हैं। तो धूल अभी आपका इसे चिपका हुआ है, तो किस पोजीशन में है? रेस्ट में है। तो किस में रहना चाहेगा? रेस्ट में रहना चाहेगा। धूल हमने इसको ऐसे मारा डंडे से, धूल आपका हवा में उड़ा और दोबारा जाके अल्टीमेट वो नीचे बैठ जाता है। तो रेस्ट में था, जाके नीचे बैठ गया, तो वो भी हमारा रेस्ट में आ गया। इट मीन्स ये धूल हमारा रेस्ट में था, तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इसीलिए वो जाके नीचे बैठ गया। कोई दिक्कत इसमें? ये हो गया हमारा। चलिए एक एग्जांपल आप और लेना चाहते हैं तो आप एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे हमारा पेड़ है, पेड़ में बहुत सारे पत्ते लगे रहते हैं, पेड़ में पत्ते लगे हुए हैं, तो पत्ते किस पोजीशन में है? रेस्ट में है। किस में रहना चाहेगा? रेस्ट में है, तो रेस्ट में है पत्ता, तो रेस्ट में रहना चाहेगा। अचानक आंधी तूफान आया, सारा पत्ता टूट के बिखरने लगा, टूटने लगा। पहले पेड़ में जब पत्ता जुड़ा हुआ था तो वो हमारा रेस्ट पोजीशन में था, आंधी तूफान आया, दोबारा वो नीचे जाके रेस्ट में आ गया। इट मीन्स वो पत्ता रेस्ट में था, तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इसीलिए वो पत्ता नीचे हवा से हिल के टूट के नीचे गिर के जमीन पे चल जाता है। रेस्ट में था तो दोबारा रेस्ट में आ गया। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो ये हमारा इनर्शिया का अलग अलग एग्जाम्पल हो सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। कितना आप ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल, 3-4 एग्जाम्पल अपने माइंड में रखिए, उतना काफी है। तो यहाँ पे हमारा इनर्शिया खत्म होता है। अब तो कोई दिक्कत नहीं इनर्शिया में। चलिए इनर्शिया अब आपको मालूम चल गया क्या होता है। अब आप समझिए कि मास क्या होता है। इसको आप समझ जाएंगे तो ये तीनों चारों पॉइंट जो लिखा गया है आराम से आप इसको समझ जाएंगे, एक ही बार में समझ जाएंगे। मास का मतलब है कि आपके बॉडी के अंदर जो भी प्रेजेंट है वो आपका मास है। वो कभी भी घटने या बढ़ने वाला किसी अलग अलग जगह पे जाएंगे तो नहीं होगा। ऐसे आप समझिए इसको। जैसे आपने सुना होगा कि जब हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा पे जाते हैं तो हम लोग उड़ने लगते हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे आपको 2 वर्ड समझना है। हालांकि अगला चैप्टर जो हमारा ग्रेविटेशन है उसमें आपको मास और वेट के बारे में कंप्लीट डिटेल स्टडी करना, हम आपको खुद बताएंगे उसमें मास के बारे में, और दूसरा हमारा है वेट के बारे में। इन दोनों के बारे में आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में डिटेल स्टडी करना है। लेकिन थोड़ा सा हमारे सामने मास आ गया है टर्म, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए मास को समझने से पहले आप समझिए उसका वेट। वेट क्या होता है? वेट का सिंपल सा मतलब है आपका वजन। वेट का सिंपल सा मतलब आपका वजन। आप लोग जो वजन नपवाते हो वो आपका क्या बता रहा होता है? बेसिकली वेट ही तो बता रहा होता है। तो हम लोग जब पृथ्वी से चंद्रमा पे जाते हैं ना, तो चंद्रमा पे हमारा वेट 6 गुना कम हो जाता है। 6 गुना कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए कि पृथ्वी पे यदि मेरा वजन 60 kg है, सपोज कीजिए पृथ्वी पे यदि मेरा वजन 60 kg है, वही अब हम चले गए किस पे? मून पे चले गए, तो मून पे हमारा हो जाएगा वजन 6 गुना कम हो जाता है, यानी कि अब हमारा मून पे वजन 10 kg होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी आपने देखा होगा मूवी में, जब, हालांकि अब यहाँ पे सवाल है कि सर
अभी भी तो मून पे हमारे पास 10 केजी वेट है, तो क्या वाकई में हम लोग उड़ने लगते हैं? जवाब है नहीं। अब इसको आप थोड़ा सा आप शौक हो गए होंगे ना, शौक हो गए होंगे। अब समझिए क्या होता है। आप पृथ्वी पे एक बार ऐसे छलांग मारो, तुरंत नीचे गिर जाओगे, लेकिन वहां पे चंद्रमा पे आपका वजन 60 केजी अब किसमें बदल गया है? 10 केजी बदल गया है। तो अब होगा क्या ना, आप एक बार छलांग मारोगे तो आप अच्छा दूर चल जाओगे, वहां से फिर आने में आपको, चंद्रमा के सरफेस पे आने में आपको समय लगता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, वहां पे आदमी जाके उड़ने लगता है। ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है। उड़ने का मतलब क्या है? हमेशा आप हवा में रहेंगे, हमेशा नहीं रहता है। आपने मूवी में भी देखा होगा कि कोई यदि आदमी वहां पे जा रहा है कोई किसी भी रिसर्च के पर्पज से, तो वो क्या हमेशा हवा में उड़ता रहता है? नहीं, कभी तो वो लैंड पे आता है ना, बिल्कुल आता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप, हालांकि इसके बारे में और हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे जब ग्रेविटेशन में आएंगे ना, वो तो और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, फिर मजा आ जाएगा उसमें। तो चंद्रमा पे हमारा वेट कितना हो जाता है? 6 गुना कम हो जाता है, जिसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, एक बार ऐसे छलांग मारते हैं तो अच्छा खासा ऊपर हम लोग चल जाते हैं, और जल्दी नीचे नहीं आते हैं, आने में हमको समय लगता है, धीरे 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 हम लोग आते हैं, क्योंकि वहां पे हमारा वेट बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा वेट हो गया। तो वेट का मतलब हो गया कि अकॉर्डिंग टू प्लेस ये चेंज हो सकता है। धरती पे 60 केजी था, मून पे हमारा 10 केजी हो गया, ये हमारा वेट है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब मास का मतलब है कि आपके बॉडी के अंदर जो कुछ भी है ना, वो आपका मास है। जैसे मेरे बॉडी के अंदर किडनी है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है, लीवर है, पेनक्रियाज है, फिर से हमारा वेनस है, मतलब कि ब्लड वेसल्स है, बहुत सारी चीजें हमारे बॉडी के अंदर। तो आपके बॉडी के अंदर जो भी प्रेजेंट है वो आपका मास है। क्या मास कभी घटेगा बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू प्लेस? नहीं। ऐसा तो नहीं है ना कि हम पृथ्वी पे हैं तो मेरे अंदर एक लंग्स है, चंद्रमा पे चला गया लंग्स गायब हो गया, ऐसा होता है कभी? ऐसा कभी नहीं होता। तो मास का मतलब है कि आपके बॉडी के अंदर जो भी चीज प्रेजेंट है वो कभी भी बदलता नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्लेस बदलता नहीं है। लेकिन वेट हमारा अकॉर्डिंग टू प्लेस चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत इसमें? तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मास और इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया तो आप समझ गए हैं। मास का मतलब आपके बॉडी के अंदर जो भी प्रेजेंट है वो कभी बदलेगा नहीं। बात समझ गए? अच्छा, एक एग्जांपल इसका आपको सबसे बेहतरीन देते हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि मेरे इस बोतल में 1 लीटर पानी है, तो इस बोतल के अंदर में 1 लीटर पानी है। अब इस बोतल को हम पृथ्वी से लेकर चले गए चंद्रमा पे, क्या 1 लीटर पानी हमारा आधा लीटर हो जाएगा? नहीं, वो तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। यही था हमारा मास। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब जब आपको ये चीज समझाएंगे तो आराम से आपको समझ में आएगा। इनर्शिया एंड मास हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हालांकि देखने में ये बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत ही गहरी बातों को कहता है। क्या कहता है भाई? चलिए इसको जरा समझते हैं। इसको समझने से पहले ना हम आपको एक थोड़ा सा पहले समझाते हैं 2 एग्जाम्पल, उसके बाद आप इसको कनेक्ट कर जाएंगे आराम से और आप इसको इजीली समझ भी पाएंगे। देखिए, हमारे पास ये एक पत्थर है, रॉक आप समझ लीजिए, पत्थर है, ये एक ग्राउंड पे रखा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास एक आदमी है, और ये इसको इधर धकेलने की कोशिश कर रहा है। ये उसको उधर धकेलने की कोशिश कर रहा है, ओके। अब सेम, अब हमारा थोड़ा सा पत्थर जो है ना छोटा वाला है, और वही सेम आदमी है, ओके। अब इस एग्जाम्पल से हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं? इस एग्जाम्पल से हम आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस इनर्शिया और मास समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा इतना बड़ा पत्थर है और ये हमारा इतना छोटा सा पत्थर है, और ये आदमी ना इसको धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि ये वाला पत्थर इतना भारी, और पत्थर बहुत भारी होता है, ठीक है। तो ये आदमी इस पत्थर को तो धक्का मार रहा है, तो हो सकता है कि पत्थर इसे मूव ना करे। लेकिन वही सेम आदमी
जब इस छोटे से पत्थर को धक्का मार रहा है ना तो आराम से मूव कर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि ये पत्थर अभी किस पोजीशन में है, पहले बताइए। रेस्ट पोजीशन में है। ये पत्थर हमारा रेस्ट पोजीशन में है। तो रेस्ट पोजीशन में है तो इसके पास कौन सा इनर्शिया हुआ? इनर्शिया ऑफ रेस्ट हुआ। लिख देती है, इसके पास अभी फिलहाल इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। और ये आदमी जब इस पत्थर को धक्का मारेगा तो मूव कर जाएगा क्योंकि छोटा सा पत्थर है। अब इसके पास क्या आ गया? इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया इसके पास। अब यहां पे बताना क्या चाहते हैं हम, समझिए ध्यान से। क्योंकि ये पत्थर हमारा इतना बड़ा है तो इसके अंदर भी हमारे जो भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे वो ज्यादा होंगे, इसलिए तो इतना बड़ा है ये। इसके पत्थर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत ही कम होंगे, तभी तो ये छोटा देखने में लग रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि इस पत्थर के पास इनर्शिया हमारा क्या है? बहुत ही ज्यादा है। लेकिन कैसा वाला इनर्शिया? रेस्ट वाला इनर्शिया बहुत ज्यादा है। इनर्शिया इसके पास ज्यादा है। इनर्शिया ज्यादा है इसका मतलब है कि इसके पास मास ज्यादा है, तभी तो ये इसको धक्का नहीं मार पा रहा है। लेकिन इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट बहुत ही कम था, मास भी कम है फिर तो, इसीलिए इन्होंने जब इसको धक्का मारा तो आराम से ये मोशन में आ गया। तो अब यहाँ पे आप दोबारा अब अपने टॉपिक पे आइए, क्या लिखा गया था इसमें? इनर्शिया और मास लिखा गया है। इनर्शिया ऑफ मास का मतलब है, अच्छा एक बात बताइए, ये आदमी इसको क्यों धक्का नहीं मार पा रहा है? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। अच्छा, इसका यदि मास ज्यादा है तो इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी क्या है? ज्यादा है, तभी तो ये मूव नहीं करना चाह रहा है। उसी प्रकार से अब इसके पास बताइए, इसका मास हमारा क्या है? कम है। तो मास कम है तो इनर्शिया भी इसके पास क्या होगा? कम होगा, तभी तो ये आराम से मूव कर पा रहा है इसको। तो यही हमारा रिलेशन है इनर्शिया और मास में। अच्छा, यहाँ पे आप एक बात और क्या कुछ गौर कर पा रहे हैं? इसमें आप एक चीज और गौर कर पा रहे हैं? क्या गौर करना चाहिए आपको इसमें? गौर ये करना चाहिए कि सर इसका मास ज्यादा है तो इसके पास इनर्शिया भी ज्यादा है, लेकिन कैसा इनर्शिया? रेस्ट वाला। यानी कि इतना बड़ा पत्थर है तो इसके पास रेस्ट पोजीशन भी क्या है? ज्यादा है। लेकिन ये पत्थर हमारा छोटा है, मतलब कि इस पत्थर का मास हमारा क्या है? कम है, तो इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी क्या है? कम है, तभी तो ये आराम से मोशन में आ गया धक्का मारा। तो यहाँ पे हम बताना ये चाह रहे हैं कि यदि मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, चलो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन छोड़ो, आप फिलहाल आप समझो इनर्शिया। ओके, इनर्शिया जब हम बोलेंगे तो दोनों आ जाएगा उसमें, रेस्ट और मोशन दोनों आ जाएगा। तो जब मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी उसका ज्यादा होगा। यानी कि मास ज्यादा है तो उसको धक्का लगाने के लिए आपको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। लेकिन यदि मास कम है तो उसके पास इनर्शिया भी क्या होगा? कम होगा, आराम से वो मूव कर जाएगा। कोई दिक्कत अब इसमें? चलिए अब आप आइए अपने इस टॉपिक पे क्या लिखा हुआ है, अब आप आराम से समझ जाएंगे इसको। कहा गया है द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। किसी भी ऑब्जेक्ट के यदि आपको इनर्शिया को पता करना है कि इनर्शिया कम है कि बेसी है, आप उसके मास को पहले पता करो। क्योंकि यदि मास बहुत बड़ा है तो ऑब्वियस ही बात है इनर्शिया भी हमारा बहुत ही ज्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको ना आपके सामने एक अपार्टमेंट है, उसको आपको धक्का मारना है, तो कितना बड़ा अपार्टमेंट होता है? बहुत बड़ा अपार्टमेंट होता है, उसको आप धक्का मार पा रहे हैं? मार पाएंगे? नहीं मार पाएंगे। इसका मतलब कि यदि आपको पता करना है द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास, यदि आपको पता करना है कि इसका इनर्शिया कम होगा कि बेसी होगा, मतलब कि धक्का मारने पे ये मूव करेगा कि नहीं करेगा, इसको पता करने से पहले आप उसके मास को पता कर लीजिए। यदि मास ज्यादा है तो इनर्शिया आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी कि धक्का लगाना पड़ेगा आपको ज्यादा जोर से। लेकिन यदि मास कम है तो ऑब्वियस सी बात है आराम से आप उसको धक्का मार के मूव करवा देंगे। तो वही इसमें कहा गया था, कोई दिक्कत? तो इसमें इस पॉइंट को कहने का मतलब ये है, किसी भी ऑब्जेक्ट का यदि आपको इनर्शिया पता करना है कि वो मोशन में है तो कितना ज्यादा मोशन में है, रेस्ट में है तो कितना ज्यादा रेस्ट में है, ये पता करने से पहले आप ये पता कर लो कि उसके पास मास कितना है। आप एक बार मास पता कर लेंगे ना तो आपको इनर्शिया पता करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑब्वियस सी बात है यदि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसका मास बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी बहुत ज्यादा होगा। यदि कोई ऑब्जेक्ट हमारा बहुत ही छोटा सा है,
उसके पास मास बहुत कम है, और वैसी बात है उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट बहुत ही कम होगा, आराम से आप उसको धक्का मारेंगे वो मूव कर जाएगा, तो दिक्कत इसमें। चलिए ये हमारा पहला वाला पॉइंट खत्म हुआ। अच्छा, इसी पॉइंट को ना अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। तो आपके मन में यदि कोई डाउट हो, यानी कि यदि आपको लगे यार ये ऊपर वाला स्टेटमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, मास इनर्शिया के बारे में, मास और इनर्शिया के बारे में ऊपर वाला स्टेटमेंट अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप इसको देख लो। सेम चीज लिखा गया है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल दिया। क्या कह दिया? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, यानी कि द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, मतलब ये हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जो मास है वही बता देगा कि उसके पास इनर्शिया कितना होगा। मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। कोई दिक्कत? वही बात यही कह रहा था, बस घुमाने का लिखने का तरीका बदल दिया। या फिर मान लीजिए आपको ये वाला भी स्टेटमेंट पसंद नहीं आया, आप ये वाला लिख लो। क्या लिखा हुआ है? द इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास, बिल्कुल सही बात लिखा गया। मतलब ये हो गया किसी बॉडी का इनर्शिया किस पे डिपेंड करेगा? उसके मास पे डिपेंड करेगा। ज्यादा बड़ा ऑब्जेक्ट होगा इनर्शिया ज्यादा होगा, छोटा ऑब्जेक्ट होगा इनर्शिया भी हमारा छोटा होगा, कम होगा। ये देखो इनर्शिया और मास ना यदि आपको समझ में उतना नहीं भी आए ना, मान लीजिए यदि आपको ये जिंदगी भर याद रखना है तो आप सिंपली ऐसे याद रखना, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ज्यादा उसको धक्का मारने में ताकत लगेगा, पहला बात। जितना छोटा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही आसान उसको धक्का मारना होगा, बस आप इतना ही याद रखना, इससे काम आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। जैसे ये हमारा पत्थर बहुत बड़ा है, इसका मतलब इसके पास मास ज्यादा है, तो ऑब्वियस ये बात मास ज्यादा है तो ये हमेशा किस में रहना चाहेगा? रेस्ट में रहना चाहेगा। तो इसको धक्का मारने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास रेस्ट का जो नेचर है ना वो ज्यादा है, इसके पास ये रेस्ट में ज्यादा रहना पसंद करता है। उसी प्रकार से इसका मास हमारे पास बहुत कम है, और चूंकि मास बहुत कम है तो ऑब्वियस सी बात है ये रेस्ट में रहना उतना ज्यादा चाहेगा भी, तो हम इसको रहने नहीं देंगे, क्योंकि धक्का मार के उसको मूव करवा सकते हैं आराम से, लेकिन इसको आप करवाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो वही कहा गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी बॉडी का जो इनर्शिया है वो कम होगा कि बेसी होगा, ये डिपेंड करेगा उसके मास पे। मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा। अब इनर्शिया हमारा यहाँ पे दोनों हो सकता है, रेस्ट वाला भी और मोशन वाला भी। तो ये तीनों का तीनों स्टेटमेंट एक ही बात कहता है, बस लिखने का तरीका थोड़ा सा तीनों का अलग है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एग्जाम में यदि ये लिखने के लिए आ जाए इनर्शिया तो सवाल है कि सर क्या तीनों स्टेटमेंट लिखेंगे? नहीं, इन तीनों में से सबसे बेहतरीन आपका ये ऊपर वाला है। हालांकि तीनों सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन सबसे सटीक ऊपर वाला है। यदि आपका मन करे कि थोड़ा सा इन तीनों को भी लिख दिया जाए तो आप कैसे लिखोगे? पहले तो ये वाला लिख देना, उसके बाद लिखना इन अदर वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स करके लिखते हैं ना हम लोग, उस तरीके से आप लिख सकते हो। यदि थोड़ा सा अपना लैंग्वेज इसमें ऐड करके इसको बना के लिख दिया आपने एग्जाम में, और इस प्रकार का यदि आपने डायग्राम बना दिया तब तो फिर सोने पे सुहागा है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब ये वाला जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये वाला स्टेटमेंट आपके बुक में नहीं है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट हमने कहाँ से निकाला? आपके इन्हीं तीनों बातों को पढ़ के। इसको भी आप याद रखिएगा, और एग्जाम में यदि आए तो आप ये वाला कोशिश जरूर कीजिएगा पॉइंट लिख दिया जाए। ये क्या कहता है? देखिए हमारे पास ना प्रपोर्शन दो प्रकार का होता है, आपने पढ़ा भी होगा, एक डायरेक्ट प्रपोर्शन और एक हमारा इनवर्स प्रपोर्शन, है कि नहीं? अब इसका मतलब क्या, थोड़ा समझिए इसके बारे में भी। इसमें कहा गया है कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का पहले मतलब समझिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि यदि एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक चीज घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, यही हमारा कहलाता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसका जैसे अपोजिट होता है, इसमें एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, एक घटेगा दूसरा अपने आप बढ़ जाएगा, ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। लेकिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में दोनों बढ़ेगा या तो दोनों घटेगा, कोई दिक्कत इसमें। तो अब यहाँ पे बताइए इनर्शिया और मास में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट वाला या इनवर्स वाला? डायरेक्ट वाला है। क्यों? क्योंकि यदि इसमें मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, मास घटेगा तो इनर्शिया भी घटेगा। जैसे इसका मास बहुत ज्यादा है
इसके पास इनर्शिया भी क्या है, ज़्यादा है, यानी कि इसको धक्का मारने के लिए आपको ताकत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। उसके पास मास कम है, उसको धक्का मूव करवाने के लिए ताकत भी कम लगाना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट आपके बुक से ही आपके स्टेटमेंट को, इन सारे स्टेटमेंट को पढ़ के निकाला गया है। अब देखो, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ के आप एक लाइन यदि ना निकाल पाए तो फिर किस काम का फिजिक्स, क्या? तो ये वाला स्टेटमेंट आप जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, जब एग्जाम में पूछा जाए तो इसके बारे में आप जरूर मेंशन कीजिएगा। इसका मतलब हो गया कि इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास पे, मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगा, मास घटेगा तो इनर्शिया भी घटेगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो इस तरीके से हमने इसको भी समझ लिया, और ये तीनों का तीनों पॉइंट हमारा सेम बात कहना चाहता है, बस ये वाला थोड़ा सा आप एडिशनल अपने एग्जाम में लिख दीजिएगा यदि आता है तो। और इस प्रकार का यदि आप हो सके डायग्राम बनाने का कोशिश कीजिएगा तो डायग्राम भी आप इसका बना दीजिएगा। और यदि आप चाहें तो यहाँ पे इसके नीचे आप स्टेटमेंट बना के लिख भी सकते हैं कि इसका मास ज़्यादा है, जिसके पास इनर्शिया भी ज़्यादा है, इसके पास मास कम है, जिसके पास इनर्शिया भी कम है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे इसका सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहीं पे हमारा इनर्शिया और मास दोनों खत्म होता है। अब इसमें कोई डाउट किसी को है? इनर्शिया ऑफ मास में हालांकि बहुत बार बता चुके हैं, अभी तुरंत सिंपल याद रखिएगा। इसमें इनर्शिया का मतलब क्या, जो ऑब्जेक्ट जैसा है वैसा रहना चाहेगा। जैसे ये ऑब्जेक्ट अभी हमारा फिलहाल रेस्ट में है, तो रेस्ट में रहना चाहेगा, तो इसका मास लेकिन ज़्यादा है, तो इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या भारी चीज़ों को आप जल्दी हिला सकते हो? नहीं हिला सकते हो, तो ज़्यादा मास, इनर्शिया भी ज़्यादा। लेकिन इसके पास कैसा इनर्शिया है, रेस्ट वाला है। इसके पास कैसा वाला है, इसके पास भी रेस्ट वाला ही था, लेकिन आपने इसको धक्का मार के मोशन मिला दिया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? अच्छा, इस तरीके से हमारा ये वाला भी टॉपिक खत्म होता है। तो हम लोग अपने अगले वाले क्लास में शुरू करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। हालांकि आज ही शुरू करने वाले थे, लेकिन चूंकि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन थोड़ा सा हमारा बड़ा है, उसमें आपको एक नए टर्म के बारे में पढ़ना है, आपको मोमेंटम, तो वो भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास में संभव नहीं था, क्योंकि उसके लिए हमको लगभग सेपरेट 1 घंटा चाहिए, है ना। तो उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कवर कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, पीछे का चीज़ आप रिवाइज करते रहिएगा, नहीं तो आप इसमें हो सकता है ना भूल जाएं, क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर कॉन्सेप्चुअल है। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।